1.4 हेडिंग आप लिखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन। तो माइल्ड स्टील जैसा कि आप सभी जानते हैं एक डक्टाइल मटेरियल है और डक्टाइल मटेरियल होने की वजह से इसमें काफी ज्यादा इलोंगेशन आता है। तो एक डक्टाइल मटेरियल के ऊपर अगर हम टेंशन टेस्टिंग करते हैं तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा देखने को मिलता है। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम देखने जा रहे हैं ये प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। हमने एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिया, माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन के ऊपर हमने लोड लगाया और इस लोड को धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज करते गए। इंक्रीज करते हुए देखा कि इसके अंदर कितने स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट किया। तो ये टेस्टिंग कैसे करते हैं हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे करते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कुछ इस तरह की दिखाई देगी आपको। इसके अंदर क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये और ये दोनों ग्रिप्स हैं। तो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन हम कुछ इस तरह का लेते हैं। ये वाले जो एंड के एनलार्ज पार्ट है ये इस तरह की से यहाँ पर इस मशीन के अंदर चले जाते हैं ग्रिपिंग करने के लिए। तो मशीन के अंदर ये ग्रिप हो जाते हैं अच्छे से और फिर इस मशीन के ऊपर हम लोडिंग लगाते हैं। लोड लगाते हुए ये इस स्पेसिमेन को धीरे धीरे करके पुल करती जाती है और इससे एलोंगेशन मेजर हो जाता है। तो बेसिकली हम जो मेजर करते हैं द पैरामीटर्स मेजर्ड आर, एक्चुअली में जो पैरामीटर मेजर करते हैं हम लोड एंड दूसरा एलोंगेशन। फिर यहां से हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट करने के बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ऐसे मिल जाता है हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब देखना यह है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता कैसे है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शुरुआत में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है और फिर उस स्ट्रेट लाइन के बाद स्लोली ये स्ट्रेट लाइन एक कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ाते जाते हैं। एक पॉइंट आता है जिसपे कि मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंच जाती है। उसके बाद थोड़ा सा डिप देखने को मिलता है। डिप के बाद फिर से स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये वाली स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई भी स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रहा है, मटेरियल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लगाया है। जितना लोड इस लेवल तक पहुंच चुका है, लोड उतना ही है, स्ट्रेस उतना ही है। और क्या हो रहा है कि ये मटेरियल फिर भी इस पर खिंचता चला जा रहा है। तो स्ट्रेन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती चली जा रही है। सो स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली अप टू दिस पॉइंट। और फिर इसके बाद क्या होता है, अब वापस से एडिशनल आपको स्ट्रेन देने के लिए और खींचने के लिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लोड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वापस से मटेरियल रेजिस्टेंस शो करने लगता है, इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस, और फिर इसके बाद वापस डिक्रीज हो जाता है रेजिस्टेंस और इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखने को मिलता है। ये जो आखिरी पॉइंट आया है ये वाला पॉइंट है फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पर अब क्या हुआ, मटेरियल इतना ज्यादा एलोंगेट हो चुका है कि अब ये टूट जाता है, इट विल ब्रेक। तो ब्रेकिंग पॉइंट तक जाने के लिए किस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमको देखने को मिल रहा है, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने प्लॉट कर दिया है। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट वी विल सी ऑन माइल्ड स्टील स्पेसिमेन व्हाइल डूइंग टेंशन टेस्ट। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज मान लिया ए से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो ए पॉइंट है यहाँ तक जाने के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर रिलेशनशिप है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। फिर इसके बाद आएगा बी पॉइंट। बी पॉइंट इज इलास्टिक रीजन। तो ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल लिमिट। B इज इलास्टिक लिमिट। नाउ इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि अगर हमने मटेरियल के ऊपर लोड लगाया, ये एलोंगेट हुआ और फिर जब हमने इसको छोड़ा तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया, तो B पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब ये है कि अगर हमने मटेरियल को स्ट्रेच करते गए और B पॉइंट तक ऐसा बिहेवियर रहेगा कि यहाँ से हमने अगर स्ट्रेस हटा दिया तो वापस से ये पूरे ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। B के भी ऊपर अगर हम स्ट्रेसेस को ले गए या फिर और ज्यादा स्ट्रेन लगा दिया इसके अंदर, वापस से पूरा का पूरा अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन नहीं करेगा और इसके अंदर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा बचपन में
जेटर पेन यूज करते थे हम, जेटर पेन के अंदर स्प्रिंग आती थी, तो वो स्प्रिंग को अगर हम खींचे थोड़ा सा तो कुछ लिमिट तक तो ऐसा होता था कि ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुई और वापस से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ गई। लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा खींच देते तो क्या होता, वो परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाती और वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं जा पाती। तो अगर बी लिमिट से भी आगे हमने अगर उसको और ज्यादा एलोंगेट कर दिया तो क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जाएगी और उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा बी। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज सी डैश। सी डैश कहलाता है अपर यील्ड पॉइंट। सी डैश ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता और कई बार अगर रेट ऑफ लोडिंग वगैरह चेंज कर दें तो हो सकता है सी डैश हमको मिले भी ना। इसके बाद आता है सी पॉइंट। सी इज लोअर यील्ड पॉइंट। तो लोअर यील्ड पॉइंट जो होता है, यहाँ पर मटेरियल की यील्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और यील्डिंग का मतलब होता है कि बहुत ही कम स्ट्रेस इंक्रीज करने पे या फिर लगभग कांस्टेंट स्ट्रेस पे ही स्ट्रेन बहुत ज्यादा इंक्रीज करता जाता है। तो आप ये देख सकते हो सी पॉइंट पर जब हम आए तो इसके बाद बिना किसी स्ट्रेस को इंक्रीज कर किए स्ट्रेन अपने आप ही बढ़ता चला जा रहा है। तो कांस्टेंट स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है अप टू पॉइंट डी। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा डी। इस पॉइंट का खुद से कुछ नाम नहीं है, पर जो सीडी पोर्शन है इसको कहते हैं हम यील्ड प्लेट्यू। अब इसके बाद डी से ई तक स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहते हैं इसको, क्योंकि अब वापस से एडिशनल डिफॉर्मेशन देने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो मटेरियल के अंदर ज्यादा स्टिफनेस आ रही है, वो स्टिफनिंग इफेक्ट शो करने लगा है। अब और ज्यादा स्ट्रेन बढ़ाने के लिए आपको इसको ज्यादा स्ट्रेसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, लोड इंक्रीज करना पड़ेगा। ई पॉइंट के बाद क्या होगा, जो लोड आप अप्लाई कर रहे थे वो अब आपको उतना लोड नहीं दे पाएगा मटेरियल, कम लोड के ऊपर ही इसका एलोंगेशन होता जाएगा। सो लोड इंक्रीज नहीं कर रहा है, यहाँ पर लोड रिड्यूस कर रहा है और लोड रिड्यूस करने के साथ ही साथ इसका एलोंगेशन बढ़ता जा रहा है और अल्टीमेटली एफ पॉइंट पर आके, एफ पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट, और इस फ्रैक्चर पॉइंट पर आके मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। एक एक करके ये सारे पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। सो पॉइंट ए is proportional limit, point B is elastic limit, point C dash is upper yield point, point C is lower yield point, point E is ultimate point। ultimate point से ये मतलब है कि point E पर यहाँ पर मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस ले सकता है मटेरियल, ठीक है। सो दिस पॉइंट E इज अल्टीमेट पॉइंट और F हो जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट। नाउ इसके साथ हम रीजन भी लिख लेते हैं, कौन कौन से रीजन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन में आप लिखो OA रीजन। नाउ O पॉइंट हम ओरिजिन को स्पेसिफाई कर देते हैं। सो OA इज स्ट्रेट लाइन या फिर ये हो जाएगा लीनियर रीजन। ना OB, O से लेके B तक ये इलास्टिक रीजन हो जाएगा। सो OB रीजन इज व्हाट, इलास्टिक रीजन। नाउ CD रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड एज यील्ड प्लेट्यू। DE रीजन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन एंड EF इज स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। वापस से अब हम हमारे कर्व के ऊपर आते हैं और अब हम देखते हैं कि जो वेरियस पॉइंट्स हैं यहाँ पर स्ट्रेन कितना कितना है। तो यहाँ तक था हमारा इलास्टिक लिमिट, पॉइंट डी तक है हमारा यील्ड प्लेट्यू, यहाँ से बी के बाद से हमारा प्लास्टिक लिमिट शुरू हो चुका है, ई हमारा अल्टीमेट पॉइंट है, एफ हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है। वी कैन से दिस रीजन इज इलास्टिक रीजन, दिस रीजन इज यील्ड प्लेट्यू, दिस रीजन इज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन एंड दिस इज नेकिंग रीजन या फिर स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। नेकिंग रीजन क्यों कहते हैं ये थोड़ी देर में हम देखेंगे। सो दिस इज इलास्टिक रीजन, दिस इज यील्ड प्लेट्यू और यहाँ से पूरा का पूरा प्लास्टिक रीजन शुरू हो चुका है। दिस एंटायर पोर्शन प्लास्टिक है। नाउ दिस इज यील्ड प्लेट्यू, ये वाला रीजन हो जाएगा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, दिस इज स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। एंड नाउ लेट अस सी कि यहाँ पर कितना कितना स्ट्रेन आएगा। तो देखो यहाँ पर O पॉइंट पर तो जीरो स्ट्रेन है, स्ट्रेस भी जीरो है, स्ट्रेन भी जीरो है। यहाँ पर इलास्टिक लिमिट जब आएगी, इलास्टिक लिमिट पर हमारा स्ट्रेन हो जाता है 0.12% स्ट्रेन आएगा और ये वाले स्ट्रेन से लगभग 10 गुना ज्यादा हो जाता है यील्ड प्लेट्यू के बाद स्ट्रेन। तो यील्ड प्लेट्यू के बाद आ जाएगा 1.2% से 1.8% का स्ट्रेन यहाँ पर, और फिर लगभग इसका भी 10 गुना ज्यादा हो जाता है यहाँ पर, 10 से 15% तक का स्ट्रेन आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जब फ्रैक्चर होता है तब ऑलमोस्ट 20 to 30% स्ट्रेन। आगे लिख लेते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन को आप नेकिंग रीजन भी और लिख लो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेकिंग रीजन, नेकिंग रीजन। नाउ स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व है यहाँ पर आपको एक एंगल देखने को मिल रहा है,
ये एंगल, दिस एंगल इज थीटा। और ये एंगल थीटा जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो शो कर रहा है। यहाँ पर ये जो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा आपका ए पॉइंट तक तो कांस्टेंट है ना, इसमें चेंज नहीं हो रहा, इसके बाद चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो जब ये बी पॉइंट पर पहुंचेगा, सी पर पहुंचेगा, तब ये एंगल चेंज होता जा रहा है, लेकिन ओ से लेके ए तक इसके एंगल में कोई भी चेंज नहीं है। सो टेन थीटा, दिस एंगल इज कांस्टेंट अप टू पॉइंट ए। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, इस लेवल तक आते आते स्ट्रेस मान लो सिग्मा है, और यहाँ पर स्ट्रेन एप्सिलॉन है ना, जो भी वैल्यू आएगी स्ट्रेस और स्ट्रेन की। सो टेन थीटा 0 से लेके या ओ से लेके स्टार्ट करते हुए पॉइंट ए तक इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और इसको हम यंग्स मॉडुलस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यंग्स मॉडुलस इज ई, दिस इज यंग्स मॉडुलस। तो माइल्ड स्टील के लिए इस यंग्स मॉडुलस की कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी, और यस ये वैल्यू होती है। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील विल बी इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और कई जगह पर इसको सिंप्लिसिटी के लिए 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में दोनों वैल्यूज आ सकती हैं, और अगर कोई भी वैल्यू ना दी हो एग्जाम में तो आप ये वाली वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। अच्छा, इसकी जो यूनिट है यंग्स मॉडुलस की यूनिट, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर कैसे आ गई। यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की यूनिट हो गई न्यूटन पर mm स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है। सो दैट मीन्स यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या हो गई है, दैट विल बी न्यूटन पर mm स्क्वायर।